Hey guys, welcome to our channel. Let's start the story then. हमारे डिपार्टमेंट की लीजेंड। ऐसा नहीं है कि पूरे मुंबई डिटेक्टिव डिवीजन में सिर्फ एक ही टीम है। राजवीर सिंघानिया का लहजा अब भी बेरुख था। हर किसी से मिलना जरूरी नहीं होता। अरे तुम दोनों ने कभी कैप्टन राजवीर का नाम सुना है? रक्षित ठाकुर ने राजवीर की बेरुखी को नजरअंदाज करते हुए सीधा बेला और कार्तिक की ओर सवाल उछाला। क्यों नहीं, कैप्टन राजवीर तो हमारे डिपार्टमेंट की लीजेंड है। बेला तुरंत बोल पड़ी, सिर्फ 28 साल की उम्र में इतने पेचीदा केस सुलझा चुके हैं। कैप्टन राजेश खन्ना खुद कहते हैं कि वो कुछ वक्त के लिए हमारे ब्रांच में ट्रांसफर हो सकते हैं। मैं तो उनके आने का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। कार्तिक ने गौर से राजवीर को देखा। तुम ही तो नहीं हो वो कैप्टन राजवीर? मैं नहीं, रक्षित मुस्कुराया और सिर झुकाकर पीछे खड़े राजवीर सिंघानिया की ओर इशारा किया। ये हैं कैप्टन राजवीर। कार्तिक ने हैरानी से कहा, हम सेक्शन 2 से हैं। आप हमारे सीनियर हो, मैंने बहुत पहले से आपके बारे में सुना है। हमारे मेंटर कैप्टन राजेश खन्ना तो हर मीटिंग में आपकी तारीफ करते हैं। कहते हैं कि आप हमारी पीढ़ी के सबसे होशियार अफसरों में से एक हो। राजवीर ने हल्की खांसी की, फिर रक्षित की ओर एक तीखी नजर डालते हुए कहा, हाँ कैप्टन राजेश से मिला हूं। वो असली सीनियर हैं, उनसे बहुत कुछ सीख सकते हो। रक्षित को राजवीर की हालत देखकर मजा आ रहा था। वो कभी कभी जानबूझकर राजवीर को ऑकवर्ड करने का मजा लेता था। उसने अब काव्या की ओर रुख किया, और छोटी काव्या, तुम भी कहीं पुलिस अफसर तो नहीं हो? वो बेला कुछ बोलने ही वाली थी कि काव्या ने झट से बात काट दी। आप ऐसा कह सकते हैं। उसकी मुस्कान थोड़ी संकोची थी। बेला और कार्तिक समझ गए कि वो कुछ छुपाना चाहती है, इसलिए और कुछ नहीं पूछा। कुछ हल्की फुल्की बातचीत के बाद सब अपने अपने रास्ते चले गए। सड़क किनारे रक्षित, जो अब भी जाते हुए तीनों को देख रहा था। क्या करती है ये लड़की यार, जब भी पूछो कुछ ना कुछ गोलमोल जवाब देती है। राजवीर ने सड़क के किनारे खड़ी अपनी काली जीप की ओर बढ़ते हुए कहा, तुम्हारे पास काम नहीं बचा क्या? मेयर का असिस्टेंट बनकर तुम्हारा टाइम इतना खाली है कि अब तुम एक लड़की की नौकरी पर रिसर्च कर रहे हो। अरे भाई, तू तो केस सॉल्विंग का उस्ताद है, एक गैस तो मार ही सकता है। क्या काव्या पुलिस में है? राजवीर ने कार स्टार्ट करते हुए कहा, मुझे नहीं लगता। उसके दोनों दोस्त डिटेक्टिव हैं, लेकिन अभी जब हमला हुआ तो वो खुद को ठीक से संभाल नहीं सकी। एग्जाम्पल, उसकी फिजिकल बिल्डिंग और रिएक्शन देखकर लगता नहीं कि वो फील्ड अफसर है। थोड़ा सोचते हुए, शायद वो रिकॉर्ड सेक्शन, डाटा एनालिसिस या फिर कॉल सेंटर जैसी किसी यूनिट में हो। और ऊपर से परिवार का सपोर्ट भी नहीं है। रक्षित ने सिर हिलाया, वो तो है। कपूर कपलर्स को बहुत हाई स्टैंडर्ड्स चाहिए। उन्हें लगता होगा कि बेटी की नौकरी उनके नाम के लायक नहीं, इसलिए बात ही नहीं करते। फिर उसने एकदम सीधा सवाल दागा, और तुझे क्या लगता है उसके काम के बारे में? राजवीर थोड़ी देर चुप रहा। मतलब क्या तुझे उसका काम नीच लगता है? राजवीर ने गहरी सांस ली। क्या फर्क पड़ता है मैं क्या सोचता हूँ, उससे कुछ बदल जाएगा? रक्षित अब मुस्कुरा रहा था, नहीं, बस कह रहा था कि काव्या एक अच्छी लड़की है। बेशक वो नाजुक दिखती है, लेकिन दिल से काफी साफ और ब्रेव है। बुरी नहीं है। राजवीर ने सहमति में सिर हिलाया। अगर तुझे पसंद है तो बात कर, उसका प्रोफेशन कोई मायने नहीं रखता। रक्षित के चेहरे पर जैसे जीत की मुस्कान फैल गई। तो अब तुझे मेरी मदद करनी पड़ेगी भाई। तू तो ब्रांच में ट्रांसफर होने वाला है, मेरी नजरों से काव्या पर नजर रख और उसका कॉन्टैक्ट नंबर दिला दे। राजवीर ने भौहें चढ़ाईं। सीधा निहारिका से क्यों नहीं मांगता? उसका और अपने परिवार का रिश्ता कुछ खास नहीं है। डायरेक्ट मांगने से बात बिगड़ सकती है। तू बोलेगा तो बात आसानी से निकल जाएगी। राजवीर ने न तो हाँ कहा, न ही ना बस कहा। ब्रांच में ट्रांसफर के बाद देखेंगे। कुछ पल बाद रक्षित का चेहरा थोड़ा गंभीर हुआ। और एक बात, तू ब्रांच में जाने की इतनी जिद क्यों कर रहा है भाई? वो रुका, फिर धीमे से बोला, क्या अब भी अपने बड़े भाई के केस की सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन कर रहा है? राजवीर की चुप्पी सवाल से ज्यादा जवाब दे रही थी। रक्षित ने गहरी सांस ली। कितने साल हो गए राजवीर, कभी तो उस हादसे को पीछे छोड़ने की कोशिश कर। लेकिन कुछ सच्चाइयां सालों बाद भी अधूरी रहती हैं। कुछ इंसाफ देर से आता है, पर आता जरूर है, चाहे जितना वक्त बीत गया हो। मुझे अब भी लगता है कि सब कुछ बस कल ही हुआ था। राजवीर की आंखों में जैसे कोई पुरानी राख फिर से सुलग उठी थी। उनकी गहरी लंबी पलकों के पीछे की आंखों में एक धूसर उदासी उतर आई थी। रक्षित ने हल्के से उसका कंधा थपथपाया। तब तुम्हारे बड़े भाई ने तुम्हें बचाया था राजवीर।
वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम उनकी मौत के दुख में इस तरह डूबे रहो। मैं ठीक हूँ, राजवीर ने जैसे मुस्कुराने की कोशिश की। अब देखो, अगर मैं मुंबई ट्रांसफर हो जाऊं तो माँ मुझे देखकर परेशान नहीं होंगी। रक्षित की नज़र कुछ पलों तक उस पर टिकी रही। क्या आंटी अब भी तुम्हें जिम्मेदार मानती हैं? जिम्मेदार नहीं, शायद वो बस उस सच्चाई से नजरें चुरा रही हैं कि भैया अब इस दुनिया में नहीं है। अगर मुझे नहीं देखेंगी तो उन्हें वो हादसा याद नहीं आएगा। शायद ना मिलना ही बेहतर है। अगर कभी मदद चाहिए हो तो बताना। मुंबई और आसपास का इलाका मैं अच्छे से जानता हूँ। शायद कुछ काम आ सकूं। थैंक यू भाई, और हाँ, काव्या का ध्यान रखना मेरी तरफ से पक्का। राजवीर की मुस्कान हल्की पर ईमानदार थी। एकदम तय बात। रक्षित हंस पड़ा। मैं तुम्हारे केस पर नजर रखूंगा, तुम मेरी काव्या पर। भाई भाई मिलकर जीतेंगे। और दोनों ने भाईचारे से हाथ मिलाया। कुछ ही देर में उनकी ब्लैक सो मुंबई की रात में गुम हो गई। दूसरी तरफ काव्या, बेला और कार्तिक पुलिस स्टेशन लौट आए थे। कार्तिक, मॉल की जो सीसीटीवी फुटेज कॉपी की थी उसकी एक कॉपी मुझे भी भेज देना, काव्या ने कहा और अपने हॉस्टल रूम की ओर बढ़ गई। ठीक है काव्या, और आप भी अब थोड़ा आराम कर लीजिए। जैसे ही काव्या कमरे में पहुंची उसने लैपटॉप ऑन किया, चेहरे पर गहराता ध्यान और थोड़ी बेचैनी। बेला ने उसे देखा। कोई बात है क्या उस फुटेज में? एक आदमी है भीड़ में, उसे दोबारा देखना है। वीडियो खुलते ही कुछ देर बाद काव्या की आवाज उभरी, मिल गया। बेला भी उसके पास आ गई। ये आदमी स्क्रीन पर था, एक मध्यम उम्र का, काले फ्रेम वाला चश्मा, एक बेज रंग की जैकेट में, चेहरा कुछ गंभीर और शांत। यही था जो बारबेक्यू शॉप के बाहर गवाही दे रहा था। हाँ, काव्या ने तुरंत स्क्रीनशॉट लिया और उसका चेहरा मार्क कर दिया। जब आज देखा था तभी कुछ जाना पहचाना लगा था, लेकिन इससे साबित क्या होता है? हो सकता है वो बस हर बात में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने वाला हो। सच कहूं तो कुछ साबित नहीं होता, काव्या ने आंखें सिकोड़ते हुए कहा। लेकिन जब आज हमने उस आदमी को पकड़ा जो चोरी से फोटो ले रहा था, तब ये जो गवाह था उसकी प्रतिक्रिया कुछ अलग थी। बहुत ज्यादा उत्तेजित था। दो अनजान लड़कियों के लिए इतना उबाल, ऐसे लोगों को जीने का हक नहीं होना चाहिए। मुझे ये प्रतिक्रिया कुछ ज्यादा ही लगी। जैसे कुछ ज्यादा उसे गुस्सा आ रहा हो, वो भी किसी अनजान लोगों के साथ हुआ उसके लिए। शायद वो बस बहुत सेंसिटिव हो ऐसे मामलों में। कुछ लोग बहुत नैतिक होते हैं। हाँ, लेकिन जैसे ही मैंने कहा कि पुलिस आ रही है, वो गवाह अचानक बेचैन हो गया था। मुठ्ठियां कस ली थीं और जल्दी वहां से निकल गया। क्या पता पुलिस स्टेशन में टाइम बर्बाद न करना चाहता हो। अक्सर लोग अनजान केसों में गवाही देने से कतराते हैं। शायद, या फिर मैं ज्यादा सोच रही हूँ, काव्या ने अपनी थकी आंखों को मलते हुए कहा। पर अब जब कोई लीड नहीं है तो एक भी सुराग नहीं छोड़ सकते। कल तुम इस आदमी की डिटेल्स निकलवाना। बिल्कुल, मैं अपने मास्टर को बताऊंगी। इस केस ने सबका सिर दर्द बना दिया है, अब बस कोई छोटी बात भी मिस नहीं करनी चाहिए। अगली सुबह बेला और काव्या साथ में पुलिस स्टेशन पहुंची। बेला रिकॉर्ड सेक्शन की ओर निकल गई और काव्या अकेले मीटिंग रूम की ओर बढ़ी, जहां कैप्टन खन्ना बैठते हैं। डॉक्टर काव्या, इतनी सुबह कोई नई जानकारी मिली क्या? राजेश खन्ना अकेले बैठे थे। टेबल पर सीरियल मर्डर केस की दर्जनों फाइलें बिखरी थीं। उनका चेहरा थका हुआ था, आंखों के नीचे गहरे साए और ठोड़ी पर हल्की हरी दाढ़ी, जैसे एक और रात नींद के बिना बीती हो। पुराना शिकार दिख गया। ऑफिसर राजेश, अब आपको अपनी तबीयत का भी ध्यान रखना चाहिए। काव्या ने सामने बैठे थके और भारी से लग रहे कैप्टन राजेश खन्ना को चिंताभरी निगाहों से देखा। राजेश खन्ना ने एक लंबी सांस ली और अपने हाथ में पकड़ी केस रिपोर्ट को धीरे से मेज पर रख दिया। उफ, ठीक हूं मैं। शहर वाशिका के जैसे इलाके में इतने घिनौने मर्डर रेयर होते हैं, और जो किलर है वो शायद अभी और वारदातें करेगा। हमें उसे जल्द से जल्द पकड़ना ही होगा, वरना ना जाने अगला शिकार कौन हो। काव्या ने उनके चेहरे पर छाई गंभीरता देखी और भीतर से एक सम्मान सा महसूस किया, न सिर्फ एक सीनियर अधिकारी के लिए बल्कि एक ऐसे इंसान के लिए जो न्याय की लड़ाई में खुद को खपा रहा था। डॉक्टर काव्या, तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, उन्होंने रिपोर्ट खोलते हुए कहा। केस के अपराध करने का तरीका के हिसाब से लगता है कि तीनों मर्डर एक ही शख्स ने किए हैं। तुम यंग हो और डिटेलिंग में तेज। जरा देखो तो हमारी किलर प्रोफाइलिंग में कुछ मिस तो नहीं हुआ? काव्या ने रिपोर्ट को गंभीरता से पढ़ना शुरू किया। योजक चिन्ह, हत्या पीड़ित नाम रमेश पालीवाल, पुरुष 43 वर्ष, पृष्ठभूमि तारांकन, जुए की लत, वेश्यावृत्ति और अंडरवर्ल्ड से संबंध, घाव पेट में गहरा घातक वार, शिव की स्थिति
तारांकन अलीम नदी, वाशिका इलाका। हत्या पीड़ित -2 नाम, साहिल माथुर पुरुष 6 वर्ष स्वभाव, जिद्दी और शरारती मौत, दम घुटने से शिव मिला, अलीम नदी, वाशिका इलाका। हत्या पीड़ित -3 नाम, आहिका शर्मा महिला 31 वर्ष पेशा, मॉल में सेल से गर्म मिजाज, ग्राहक सेवा में खराब व्यवहार मौत, गला रेता गया, शरीर पर 40 से अधिक बार चाकू से हमला स्थान, वाशिका के पास अकेले रहने वाला किराए का अपार्टमेंट। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद काव्या बोली, राजेश सर, जब मैंने और डॉक्टर मित्तल ने शवों का पोस्टमार्टम किया, हमने पाया कि तीनों हत्याएं एकदम सटीक और क्लीन तरीके से की गई हैं। हत्यारा जैसे चाहता था कि पीड़ितों को बिना तड़पाए एक ही बार में मार दे। राजेश खन्ना ने गंभीर स्वर में कहा, तो तुम्हारा कहना है कि हत्यारा कोई अनुभवी अपराधी है? जरूरी नहीं, काव्या ने नजरें रिपोर्ट पर टिकाए कहा, लेकिन वो बेहद चालाक और इंटेलिजेंट है। और सबसे जरूरी, उसे ह्यूमन एनाटॉमी की डिटेल जानकारी है। खासकर तीसरे केस में 40 से ज्यादा बार चाकू मारे गए, पर खून का बहाव कम था। हर वार को हड्डियों से बचाकर किया गया, यानी उसका मकसद सिर्फ मारना नहीं, मैसेज देना था। राजेश खन्ना ने थकी हुई आवाज में कहा, हमने मोटिव को लेकर भी कुछ अनुमान लगाया है। शायद ये भी एक खुद को न्यायप्रिय समझने वाला साइको किलर है। तीनों पीड़ितों का आपस में कोई कनेक्शन नहीं, लेकिन हर एक में कोई ना कोई नैतिक या व्यवहारिक कमी थी। हाँ, काव्या धीरे से बोली, मुझे लगता है कि हत्यारे ने खुद को समाज सुधारक की जगह रख दिया है। और सबसे अजीब बात यह है कि शायद वो देखने में एकदम सामान्य और शरीफ इंसान लगता हो। राजेश खन्ना ने काव्या की तरफ गौर से देखा, तुम्हें लगता है तुमने कोई लिंक पकड़ लिया है? उसकी शक्ल कैसी हो सकती है तुम्हारे दिमाग में? काव्या ने अपने बैग से एक यूएसबी निकाली और कंप्यूटर में लगाते हुए कहा, वो ताकतवर जरूर होगा, लेकिन शरीर से दुबला नहीं। सोच समझकर काम करता है, नीट तरीके से। तो जाहिर है उसका आउटर इमेज भी ऐसा ही होगा, न सड़ा सड़ा, न बिखरा बिखरा। जैसे ही स्क्रीन पर एक व्यक्ति की फोटो खुली, राजेश खन्ना चौंक गए। ये कौन है? कल मैं बेला और कार्तिक के साथ थी, तब ये राहगीर मिला था, काव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा। मैं इसकी पहचान की पुष्टि नहीं कर सकती, पर अगर मुझे हत्यारे की कोई इमेज मेंटली बनानी हो तो शायद कुछ ऐसा ही चेहरा होगा। राजेश खामोश हो गए, पर उन्होंने रिपोर्ट को ध्यान से सुना। उन्हें डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर सुदर्शन निगम की काव्या के लिए तारीफ याद थी। ये वही शख्स है जो उस मॉल में था जहां आहिका शर्मा काम करती थी, काव्या ने धीमी आवाज में जोड़ा। उसी वक्त जब वो किसी ग्राहक से बहस कर रही थी। राजेश बोले, तो क्या ये आई विटनेस हो सकता है? या तुम कह रही हो कि इसे आहिका का बर्ताव इतना बुरा लगा कि इसने उसे मार डाला? ये सिर्फ एक वाइल्ड गैस है, काव्या ने साफ कहा, लेकिन जब हम खाना खा रहे थे, हमने एक आदमी को चुपके से एक लड़की की तस्वीरें लेते देखा। तभी ये चश्मे वाला आदमी वहां आया और उसने बहुत नैतिकता दिखाते हुए उस आदमी की खिलाफत की। फिर इसमें दिक्कत क्या लगी तुम्हें? राजेश खन्ना ने फोटो को दोबारा ध्यान से देखा। वो बहुत ज्यादा उत्तेजित था, काव्या की आवाज में अब गंभीरता थी। वो उन दोनों लड़कियों को जानता तक नहीं था, फिर भी उस तस्वीरें लेने वाले इंसान के लिए उसके मन में जो गुस्सा और नफरत थी, वो असामान्य थी। जैसे उस आदमी में उसे कोई पुराना शिकार दिख गया हो। एक अजीब तरह का गुस्सा जहर भरा हो। मन में ऐसा लग रहा था, तुम्हारा मतलब है कि वो चश्मे वाला आदमी हत्यारे की स्लेफ राइचस और भावनात्मक पर्सनैलिटी से मेल खाता है? कैप्टन राजेश खन्ना का चेहरा और भी गंभीर हो गया। सिर्फ यही नहीं, काव्या ने कुछ पल सोचा और फिर कहा, उसका हुलिया भी काफी हद तक हत्यारे से मिलता है। वो लंबा था, दिखने में समझदार, और उसकी रोजमर्रा की जिंदगी वाशिका इलाके के आसपास घूमती है। तीसरे पीड़ित आहिका शर्मा से उसका संपर्क भी था जब वो जिंदा थी। काव्या ने रिपोर्ट की फाइल उठाते हुए कहा, कातिल बेहद चतुर और मेटिक्युलस है। यही वाइब उस आदमी से मुझे मिली। और सबसे जरूरी बात, उसे पुलिस से एक अजीब सी नफरत या असहजता है। भले ही वो असली हत्यारा ना हो, लेकिन उसकी बहुत सी आदतें और ट्रेड्स असली कातिल से मेल खा सकती हैं। ऐसे लोगों को हम सस्पेक्ट पूल में जरूर शामिल कर सकते हैं। राजेश खन्ना अब पूरी तरह से काव्या की बातों में रुचि लेने लगे। ठीक है, मैं इस पर पूरी गंभीरता से काम करवाता हूँ। केस में वैसे ही बहुत कम सुराग हैं और मुझे कोई भी शकी व्यक्ति हाथ से नहीं जाने देना। मैंने बेला को पहले ही उस आदमी की पेशा और पर्सनल डिटेल्स पता लगाने को कह दिया है, काव्या ने आगे कहा। अगर उसकी बाकी बातें भी हमारे अंदाजों से मेल खाती हैं तो हमें उस पर खास नजर रखनी चाहिए। उसी वक्त कॉन्फ्रेंस रूम का दरवाजा तेजी से खुला और बेला अंदर आए। मिल गया,
उसने कागजों का एक बंडल मेज पर पटका और सांस समेटते हुए बोली, उसका नाम है अर्जुन दास, उम्र 35 साल। वो सेंट्रल हॉस्पिटल में एक सर्जन है। ये सुनते ही काव्या और राजेश खन्ना कुछ सेकंड के लिए चौंक गए। बिल्कुल मेल खा रहा है, कैप्टन राजेश ने उसके पर्सनल डेटा को पलटते हुए कहा। उसे शरीर की संरचना की पूरी जानकारी है, हाईली एजुकेटेड है और आसानी से किसी भी मर्डर को साफ सुथरे तरीके से अंजाम दे सकता है। काव्या खुद भी थोड़ी हैरान थी। एक सर्जन, तारांकन, वो मन ही मन सोचने लगी। आहिका के शरीर पर जो गहरे और सटीक घाव थे, उनका जवाब शायद अब मिल गया। बेला, इन्वेस्टिगेशन टीम को कहो कि अर्जुन दास की मोटिवेट को अच्छे से खंगाले। राजेश खन्ना ने तुरंत निर्देश दिए। अभी दुश्मन को अलर्ट मत करना। तुम और कार्तिक प्लेन क्लोथ्स में सेंट्रल हॉस्पिटल जाओ और चुपचाप उसकी रूटीन लाइफ और मूवमेंट्स पर नजर रखो। यस मास्टर, बेला ने सिर हिलाया और आदेश लेकर बाहर निकल गई। राजेश खन्ना अब काव्या को थोड़ा अलग नजरों से देखने लगे। अगर अर्जुन दास ही असली कातिल निकला तो तुमने वाकई में बहुत बड़ा योगदान दिया है। काव्या थोड़ी झेप गई। मैं तो बस एक अनुमान लगा रही थी, अगर सच में कुछ मदद हो गई तो खुद को लकी समझूंगी। राजेश मुस्कुराए। अब समझा कि डॉक्टर मित्तल और डॉक्टर सुदर्शन निगम हमेशा तुम्हारी तारीफ क्यों करते हैं। इतनी कम उम्र में इतना मैच्योरिटी और फिर भी क्रेडिट लेने में झिझक आज के जमाने में रेयर है। काव्या हल्का मुस्कुरा दी और जैसे ही वो कॉन्फ्रेंस रूम से बाहर निकली, उसने सोचा कि बेला को ढूंढे और उसके साथ सेंट्रल हॉस्पिटल चले। तभी उसका फोन बजा। डॉक्टर सुदर्शन निगम का कॉल था। काव्या, अक्षाथट स्ट्रीट पर एक युवक की डेड बॉडी मिली है। मैं वहीं हूँ। डॉक्टर निगम की आवाज गंभीर थी। बात सुनते ही काव्या ने तुरंत टैक्सी पकड़ी और अक्षाथट स्ट्रीट की ओर निकल पड़ी। चूंकि वह सिर्फ एक इंटर्न फॉरेंसिक डॉक्टर थी, डॉक्टर निगम उसे कभी भी फालतू केस में इन्वॉल्व नहीं करते थे। जब भी मर्डर केस होता था वो काव्या को ही बुलाते थे। और अब काव्या को महसूस होने लगा था कि उनके मास्टर उस पर दिन ब दिन भरोसा करने लगे हैं। जैसे ही वह अक्षया थर्ड स्ट्रीट पहुंची, जो कि शहर के दिल में था, उसने देखा कि वहां काफी भीड़ लगी हुई है। लगता है उसने बिल्डिंग से छलांग लगाई थी। एकदम मेरी गाड़ी के पास गिरा था, डर ही गया मैं। बहुत कम उम्र का लग रहा था। बड़ी बदकिस्मती है यार। काव्या ने लोगों की बातें सुनी और समझ गई कि ये कोई फॉल केस है, शायद खुदकुशी। लेकिन जब तक वो बॉडी को नहीं देखती, न वो ये मान सकती थी कि ये एक एक्सीडेंट था और न ही मर्डर को पूरी तरह से खारिज कर सकती थी। क्राइम सीन्स के पास पुलिस ने कॉर्डन लगा रखा था। काव्या ने आगे बढ़ते हुए कहा, मैं डॉक्टर सुदर्शन निगम की स्टूडेंट हूं। उन्होंने मुझे सीन पर बुलाया है रिपोर्ट बनाने के लिए। पुलिस ने उसकी बात सुनकर उसे अंदर जाने दिया। सर, काव्या ने आवाज दी। डॉक्टर निगम फोटोज ले रहे थे। उन्होंने कैमरा काव्या को थमाया और बोले, आओ खुद देखो। काव्या समझ गई, सर उसे टेस्ट कर रहे हैं। उसने बॉडी का इंस्पेक्शन शुरू कर दिया। सीधा बिल्डिंग से कूदने पर शरीर में गंभीर चोटें आती हैं, ये तो टेक्स्ट बुक नॉलेज था। शव एक 20-22 साल का युवक था। पीठ के बल गिरा था। पीछे की खोपड़ी पूरी तरह चकनाचूर हो चुकी थी। खून और ब्रेन मैटर काले ग्रे फर्श पर फैला हुआ था। एक बेहद दर्दनाक दृश्य। आमतौर पर जब कोई बिल्डिंग से छलांग लगाता है तो शरीर सधा हुआ होता है, पैर साथ में, मसल्स टाइट। लेकिन यहाँ मामला अलग था। उसका शरीर पूरी तरह ढीला था, जैसे वो कूदने से पहले निश्चल हो गया हो। कोई इंसान इतना शांत सिर्फ दो ही स्थिति में होता है, या तो जब वो पूरी तरह से हार मान चुका हो, या फिर जब उसे किसी ने धक्का दिया हो। तारांकन 2 गाइस, बढ़िया लग रही है स्टोरी 2, एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। 2 आगे बढ़ते हैं। एंजाइटी डिसऑर्डर। शव के पैरों में कोई फ्रैक्चर नहीं है और गर्दन की रीढ़ की हड्डी भी सही है। काव्या ने रबर के दस्ताने पहनते हुए शव के सिर को ध्यान से छुआ। फिर माथे पर ये खरोंच क्यों है? काव्या ने ऊपर देखा। जिस बिल्डिंग से मरा हुआ आदमी गिरा था, वहां कोई रुकावट नहीं थी। यानी गिरते समय बीच में टकराने का कोई कारण नहीं बनता। सर, मौत की असली वजह सिर की चोट लगती है। अगर उसने खुद अपनी पीठ की ओर से कूदने का इरादा किया होता तो पहले पैर फिर पीठ जमीन से टकराते। काव्या शव की ओर देखते हुए धीरे धीरे किसी निष्कर्ष पर पहुंच रही थी। शरीर में हवा में झटकों के कोई निशान नहीं है। इसका मतलब है या तो उसने खुद को पूरी तरह मौत के लिए तैयार कर लिया था, या फिर वो मरने से पहले ही मृत था। काव्या ने अपनी बात खत्म करते हुए साइड में खड़े डॉक्टर सुदर्शन निगम की ओर देखा। तुम्हारा एनालिसिस बिल्कुल सही है। डॉक्टर सुदर्शन ने कहा ही था कि तभी एक काली लग्जरी कार तेजी से वहां आकर रुकी। बेटा, एक सजी धजी महिला लड़खड़ाते हुए कार से बाहर निकली। लगता है मृतक का परिवार आ गया है।
काव्या थोड़ा पीछे हट गई। ये वही दर्दनाक दृश्य था जिसे वो अपने जीवन में नहीं देखना चाहती थी, वो भी तब जब उसे इस उपन्यास की दुनिया में आना पड़ा था। आदर्श, अलावत भी आ गए। डॉक्टर सुदर्शन ने देखा कि पुलिस की एक और कार पीछे रुकी थी, जिसमें से शाखा प्रमुख आदर्श अलावत गंभीर चेहरे के साथ बाहर निकले। वो महिला क्राइम सीन के पास नहीं आ सकी और पुलिस टेप के बाहर ही रोते हुए गिर पड़ी। सर, डॉक्टर सुदर्शन ने कहा और आदर्श अलावत ने एक दूसरे को नमस्ते किया। डॉक्टर सुदर्शन, कुछ पता चला? आदर्श जी ने पास बैठी महिला की ओर एक नजर डाली और फिर पास खड़े पुलिसकर्मी से बोले, परिवार को संभालो, पोस्टमार्टम जरूरी है। ये मामला आत्महत्या जैसा नहीं लग रहा। जैसे ही डॉक्टर सुदर्शन ने ये कहा, आदर्श जी का चेहरा और गंभीर हो गया। वो उस महिला की ओर देखकर धीरे से बोले, ये लड़का अवस्थी कॉर्पोरेशन का उत्तराधिकारी था। अक्षय अवस्थी उसके पिता से मेरी थोड़ी जान पहचान है। कृपया केस को गंभीरता से हैंडल कीजिए। अक्षय अवस्थी। काव्या थोड़ी चौंकी। उसने जमीन पर पड़े शव को देखा तो यह वही अक्षय अवस्थी था। उपन्यास में तो उसकी मौत किडनैपिंग से होनी थी। काव्या को याद आया कि असल कहानी में अक्षय आदित्य मल्होत्रा का अच्छा दोस्त था और उसकी छोटी बहन मायरा अवस्थी निहारिका कपूर की क्लोज फ्रेंड। कहानी में अक्षय की मौत एक मोड़ थी जिससे निहारिका और आदित्य एक दूसरे के करीब आए थे। इस केस की तहकीकात करता है दूसरा मेल लीड राजवीर सिंघानिया। इसी केस में उसकी मुलाकात मायरा और निहारिका से होती है और फिर शुरू होता है वो क्लासिक ट्रायंगल ड्रामा। मायरा को पसंद है राजवीर, राजवीर को पसंद है निहारिका और निहारिका को पसंद है आदित्य। जब काव्या ने ये सब पढ़ा था तब कुछ महसूस नहीं हुआ था, लेकिन आज जब वह अक्षय का शव देख रही थी तो दिल भारी हो गया। कहानी में हीरो और हीरोइन को छोड़कर बाकी सब किरदार जैसे बस मरने और त्याग करने के लिए बने थे। जैसे हीरो हीरोइन के लिए इस दुनिया को बनाए, बाकी तो बस पहिए हो उनको मिलाने के लिए। अब वो खुद इस दुनिया में थी और उसे अपने भविष्य को लेकर डर लगने लगा था। निहारिका कपूर ने भले ही प्लॉट में कुछ बदलाव कर दिए हों, लेकिन उसका हीरोइन वाला प्रोटेक्टिव शील्ड अभी भी जिंदा था। भीड़ धीरे धीरे छंटने लगी थी। तभी काव्या ने देखा पुलिस कॉर्डन के बाहर कुछ और गाड़ियां रुक रही थीं। माँ, एक लड़खड़ाती आवाज ने सबका ध्यान खींचा। 20-22 साल की एक लड़की दौड़ती हुई महिला की ओर आए। महंगे कपड़े पहने थे लेकिन चेहरा आंसुओं और घबराहट से बिखरा हुआ था। मायरा अवस्थी ही होगी, काव्या ने सोचा। उसे देखकर काव्या को और दुख हुआ। वो सुंदर थी, मासूम थी, लेकिन फिर भी कहानी में उसे सिर्फ एक साइड किरदार बना दिया गया। और वो राजवीर सिंघानिया, वो किसी को पसंद नहीं करता जो उससे प्यार करे, बस हीरोइन के पीछे भागता है। काव्या ने मन ही मन सोचा, काश एक बार राजवीर को भी अनरिक्वाइटेड लव झेलना पड़े, मजा ही आ जाए। शवगृह चलो, अक्षय का परिवार बाद में वहीं आएगा। डॉक्टर सुदर्शन ने रिपोर्ट पूरी करने के बाद काव्या के कंधे पर हाथ रखा। पुलिस कार में बैठते हुए काव्या ने पूछा, सर, क्या अक्षय अवस्थी के पापा चीफ आदर्श के दोस्त हैं? डॉक्टर सुदर्शन ने गाड़ी चला रहे पुलिस अफसर की ओर देखा, फिर धीरे से बोले, हमें नहीं पता काव्या, हम फॉरेंसिक डॉक्टर हैं, हमारी ड्यूटी है मौत की वजह को साफ साफ बताना। किसी की पहचान हमारे लिए मायने नहीं रखती, समझी? काव्या ने चुपचाप सिर हिलाया। उसका मास्टर सिर्फ एक काबिल फॉरेंसिक डॉक्टर ही नहीं बल्कि एक ईमानदार और इंसाफपसंद इंसान भी था। लेकिन जब वो शवगृह पहुंची तभी उसे पहली बार अंदाजा हुआ कि अवस्थी ग्रुप असल में कितना ताकतवर और अमीर था। शवगृह के बाहर 20 से ज्यादा लग्जरी गाड़ियां खड़ी थीं, कुछ की नंबर प्लेट्स भी बेहद खास और महंगी दिख रही थीं। हर कार एक से एक थी महंगी, शानदार। जैसे ही काव्या ने गाड़ी से पैर बाहर रखा, उसकी नजर बाहर खड़ी बेला पर पड़ी। सर, मैं पहले ऑफिसर बेला से मिलकर आती हूँ, काव्या ने हैरानी से कहा। ठीक है, मैं अंदर जा रहा हूँ। डॉक्टर सुदर्शन निगम को पुलिस वाले अंदर लेकर चले गए। काव्या तेजी से बेला के पास पहुंची। बेला, तुम यहाँ? तुम तो कार्तिक के साथ सेंट्रल हॉस्पिटल गई थी ना? बेला मुस्कुराई, मैं कैप्टन राजेश खन्ना के साथ आई हूँ। हमें याद है, वो बारबेक्यू शॉप के बाहर अर्जुन दास से मुलाकात हुई थी ना? कैप्टन को वो शख्स बहुत संदिग्ध लगा। डर था कि वो मुझे और कार्तिक को पहचान लेगा, इसलिए उन्होंने किसी और टीम को भेजा। बेला ने एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ कहा, काव्या, इस बार तुम शायद कोई बड़ी कामयाबी हासिल कर लो। हमें पता चला है कि अर्जुन दास पहले एक साइकेट्रिस्ट से इलाज करवा चुका है। उसे कभी एंग्जाइटी डिसऑर्डर भी था। काव्या की चिंता अब भी कम नहीं हुई, बस उम्मीद है कि अगली वारदात से पहले केस सुलझ जाए। लेकिन ये केस क्या अब डिवीजन 2 संभाल रही है?
हाँ, अक्षया थर्ड स्ट्रीट हमारे एरिया में आती है, तो ये केस अब हमारे विभाग के अंदर ही है। बेला और काव्या साथ में शवगृह की ओर बढ़ी। वैसे तुम्हें क्या लगता है, सुसाइड है या होमिसाइड? काव्या ने कहा। अभी पक्के तौर पर नहीं कह सकते, लेकिन मर्डर की संभावना ज्यादा लग रही है। अभी और ऑटोप्सी करनी होगी। काव्या के दिमाग में अब नई उलझन थी, अगर डिवीजन 2 ने केस ले लिया है तो शायद उसे अब राजवीर सिंघानिया से मिलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। वैसे विक्टिम का परिवार अभी कुछ देर पहले काफी हंगामा कर रहा था। उन्हें पोस्टमार्टम से ऐतराज है। बेला ने सिर हिलाते हुए कहा, अगर वो सहमति नहीं देते तो हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। ओह, काव्या उलझन में पड़ गई। ऑटोप्सी न करना इस केस के लिए बहुत बड़ा नुकसान होता। अगर मौत का कारण ही कंफर्म नहीं हुआ तो कातिल को पकड़ने का कोई रास्ता नहीं बचता और मुजरिम बच सकता है। क्या डिवीजन 2 केस नहीं सुलझा पाए, इसलिए अब राजवीर की एंट्री होगी। ये सोचते हुए काव्या ने मन ही मन फैसला लिया, वो अवस्थी परिवार को मना करके रहेगी ताकि राजवीर को बीच में आने का कोई मौका ही न मिले, जिसे उसकी जिंदगी की शांति बनी रहे। बेचारी काव्या, महंगे सपने जो कब टूट जाए पता नहीं। नहीं, मैं पोस्टमार्टम की इजाजत नहीं दूंगी। हमारे लाडले अक्षय को और दर्द नहीं झेलना चाहिए। उस महिला की चीख रोंगटे खड़े कर देने वाली थी। काव्या ने मुड़कर देखा, शवगृह के बाहर भीड़ जुटी थी। हालात समझते हुए उसने गहरी सांस ली और भीड़ की ओर चल पड़ी। मुख्य दरवाजे पर उसे आदर्श, अलवत और डॉक्टर सुदर्शन चिंतित चेहरे के साथ खड़े दिखे। काव्या धीरे से उस रोती हुई महिला के पास पहुंची और कोमल आवाज में कहा, आंटी प्लीज आप खुद का ख्याल रखें। हम फॉरेंसिक डॉक्टर्स हैं, शरीर को जरा भी तकलीफ दिए बिना बस मौत की सच्चाई जानना चाहते हैं। महिला ने हैरानी से काव्या को देखा, उसकी उम्र भी लगभग मायरा जितनी ही थी। तुम भी डॉक्टर हो? जी आंटी, काव्या ने सिर झुकाया। हम बस सच सामने लाना चाहते हैं। हमें नहीं लगता कि आपके बेटे ने सुसाइड किया है। मेरे भैया कभी खुदकुशी नहीं कर सकते। मायरा की आंखें सूजी हुई थीं और आवाज दर्द से कांप रही थी। इसलिए ही तो हम ऑटोप्सी करना चाहते हैं, ताकि कातिल को ढूंढा जा सके। काव्या की नजरें मायरा से टकराईं, सीधी, मजबूत और सच्ची। तभी शवगृह से एक 50 वर्षीय व्यक्ति बाहर आए। उनकी फिटिंग वाला सूट और गंभीर मुद्रा से साफ था, यही होंगे अक्षय के पिता, मिस्टर अखिलेश अवस्थी, अवस्थी ग्रुप के चेयरमैन। ठीक है, मैं पोस्टमार्टम की इजाजत देता हूं, लेकिन शरीर को नुकसान न पहुंचाया जाए। चिंता मत कीजिए मिस्टर अवस्थी, आदर्श अलवत ने उनके कंधे पर हाथ रखा। डॉक्टर सुदर्शन इस शहर के सबसे अनुभवी फॉरेंसिक डॉक्टर हैं। पूरा इंडस्ट्री उनकी तारीफ करता है। डॉक्टर सुदर्शन, आपको तकलीफ होगी। अखिलेश अवस्थी ने थके हुए लेकिन गरिमामय स्वर में कहा, यह मेरा काम है। डॉक्टर सुदर्शन ने इशारा किया और काव्या को पोस्टमार्टम रूम में चलने को कहा। अब जब परिवार की सहमति मिल चुकी थी, काव्या और डॉक्टर सुदर्शन ने अपने काम की तैयारी शुरू की। मैं शव रसायनकर्ता को कॉल कर चुका हूं। हम शरीर के अंगों को बचाते हुए ही ऑटोप्सी करेंगे। सिर की हालत गंभीर है। शव रसायनकर्ता भरकर और सिलाई करके ठीक कर देगा। डॉक्टर सुदर्शन ने दस्ताने पहनते हुए कहा। उन्होंने धीरे से अक्षय का सिर मोड़ा। मृत्यु का कारण है तारांकन, स्कल फ्रैक्चर और ब्रेन कॉन्ट्यूशन। अवस्थी ग्रुप, ब्रेन डैमेज बहुत सीरियस है, इसलिए स्कल खोलने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर सुदर्शन तारांकन ने कहा और फिर पलटकर काव्या से पूछा, बॉडी को बिना ज्यादा डैमेज किए तुम विट्रियस फ्लूइड, ब्लड और यूरिन कलेक्ट कर सकती हो? अकेले कर लोगी? विट्रियस फ्लूइड, आंखों का गाढ़ा लिक्विड निकालना एक बहुत डेलिकेट टास्क होता है, खासकर इंटेंस के लिए। लेकिन काव्या को पहले से काफी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस था, इसलिए उसे कोई हिचक नहीं थी। आखिर वो अपनी दुनिया में फॉरेंसिक एक्सपर्ट थी। कोई दिक्कत नहीं मास्टर। काव्या ने सिरिंज निकाली, डेड बॉडी की पलकों को जेंटली खोला और सिरिंज को धीरे से स्क्लेरा आई सरफेस में इंसर्ट किया। पोजीशन फिक्स करने के बाद उसने लगभग 2 मिलीलीटर चिपचिपा लिक्विड कलेक्ट किया। डॉक्टर सुदर्शन ने उसकी स्किल देख सराहना में सिर हिलाया और अपने ग्लव्स उतारकर साइड में बैठ ऑटोप्सी रिपोर्ट बनानी शुरू कर दी। मास्टर, क्या आपको लगता है कि विक्टिम को जिंदा रहते जहर दिया गया था? काव्या ने बॉडी फ्लूइड्स कलेक्ट करने के बाद पूछा। कैप्टन राजेश खन्ना ने बताया कि विक्टिम ने कल रात फ्रेंड्स की गैदरिंग अटेंड की थी। बहुत लोगों से मिला, बहुत चीजें खाईं, इसलिए पॉइजन टेस्ट जरूरी है। सुदर्शन तारांकन ने नोट्स बनाते हुए कहा। फ्रेंड्स की गैदरिंग? काव्या थोड़ी कंफ्यूज हो गई। क्या निहारिका, आदित्य और बाकी लोग उस पार्टी में थे? उनका अक्षय अवस्थी से क्लोज बॉन्ड था, तो क्या मर्डर उसी शकल में से किसी ने किया?
पहले इन फ्लूइड्स को लैब में भेज दो, सुदर्शन ने रिपोर्ट क्लोज करते हुए कहा। मैंने फैमिली को प्रॉमिस किया है कि बॉडी को डैमेज नहीं करेंगे। पहले एक्सटर्नल इंजरीज चेक करते हैं। जब कैप्टन राजेश की इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट आएगी तब सब कुछ टुगेदर एनालाइज करेंगे। जी मास्टर। काव्या जानती थी कि बिना बॉडी को ओपन किए डिटेल्ड ऑटोप्सी करना कितना मुश्किल होता है। कई क्रिटिकल आंसर्स सिर्फ इंटरनल ऑर्गन्स देखकर ही मिल सकते हैं। जैसे ही वह ऑटोप्सी लैब से बाहर निकली, काव्या का फोन बजा। कॉल अशोक कपूर की थी। काव्या, अवस्थी ग्रुप के अक्षय अवस्थी के साथ कुछ हुआ है, तुम्हें पता है? अशोक कपूर की आवाज काम थी। वो अक्सर काव्या से बात नहीं करते थे। हाँ, मुझे पता है। काव्या ने अनजान बनने का नाटक किया। आपको कैसे पता चला? पुलिस सुबह सुबह घर आई थी। अशोक की टोन थोड़ी सीरियस हो गई। निहारिका से पूछताछ हुई, वो भी उस पार्टी में थी। ओह, सीरियस तो नहीं है ना? निहारिका अब कैसी है? काव्या ने नॉर्मल टोन में पूछा। ठीक है वो, पर केस तुम्हारे ब्रांच में है। तुम इन्वॉल्व हो क्या? अशोक ने पॉज लेकर कहा, हमारा बिजनेस अवस्थी ग्रुप से जुड़ा है और निहारिका और अखिलेश अवस्थ की बेटी मायरा बहुत क्लोज फ्रेंड्स हैं। मैं और मेरे मास्टर ने सिर्फ बॉडी का एग्जामिनेशन किया है। इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा मैं नहीं हूं। काव्या समझ चुकी थी कि वो क्या जानना चाह रहे हैं, लेकिन उसने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया। तुम्हें कुछ अजीब लगा क्या इस डेथ में? क्या निहारिका को कोई खतरा है? क्या वो इसमें फंस सकती है? अशोक कपूर के वॉइस में कंसर्न साफ था। काव्या को एहसास हुआ कि उनके पिता बाहर से चाहे जैसे हों, लेकिन अंदर से फैमिली की परवाह करते हैं। डोंट वरी, मुझे नहीं लगता कि निहारिक इन्वॉल्व है। बाकी डिटेल्स अभी शेयर करना अलाउड नहीं है। काव्या ने सॉफ्टली जवाब दिया। उसे लगा था अशोक इस पर डांटेंगे, लेकिन उनकी टोन में मुस्कान थी। वेल डन। तुम्हारे भाई ने कहा था कि तुम अब मैच्योर हो गई हो, और अब मुझे भी यकीन हो गया। तुम अब सच में एक फॉरेंसिक डॉक्टर लगती हो। अशोक कपूर की आवाज अब नर्म थी। आज रात घर आओ। निहारिका बहुत डरी हुई है। तुम उसकी बड़ी बहन हो, उसे थोड़ा कंफर्ट करो। घर आओ। काव्या मना नहीं कर पाए, लेकिन कॉल करते ही उसका मूड डाउन हो गया। उसे अजीब फील हो रहा था। उसे उस घर में लौटना अच्छा नहीं लगता था जहां वो हमेशा अजनबी सी रही। फ्लूइड्स लैब में सबमिट करने के बाद उसने देखा कि बेला रिकॉर्ड रूम से भागती हुई आ रही थी। क्या हुआ? अब क्या बात है? काव्या ने उसकी माथे की पसीने को देखते हुए टिश्यू दिया। काव्या, सीरियल मर्डर केस में मेजर ब्रेक थ्रू मिला है। बेला की आंखों में एक्साइटमेंट थी और हल्की सी खुशी चमक भी। जो ऑफिसर अर्जुन दास को सीक्रेटली ट्रैक कर रहा था, वो वापस आया है। उसने पता लगाया है कि अर्जुन उसी इलाके में रहता है जहां दूसरा विक्टिम, वो 6 साल का बच्चा भी रहता था। इसका मतलब है कि अर्जुन दास का दूसरे और तीसरे शिकार से कोई न कोई कनेक्शन था। काव्या भी चौंक गई थी। ये साबित करता था कि अर्जुन पर शक और भी गहरा हो चुका था। बिल्कुल। और उसकी जो एक्सट्रीम पर्सनैलिटी है, उसे देखते हुए ये बहुत पॉसिबल है कि वही कातिल हो। बेला की आवाज में एक्साइटमेंट था। उसने काव्या से कहा, अगर वो सच में मर्डर निकला तो काव्या, तुम सबसे बड़ी कंट्रीब्यूटर हो। तुमने सिर्फ सीसीटीवी देखकर मर्डर का सुराग निकाल लिया। तुम तो सीधे शेरलॉक होम्स हो। काव्या मुस्कुरा दी, मैं कोई हीरो नहीं हूं। तुम्हारे डिवीजन 2 के हर मेंबर ने मुझसे ज्यादा मेहनत की है। ओह प्लीज, इस बार तो तुम पक्की तौर पर फुल टाइम डॉक्टर बन ही जाओगी। हमारे मास्टर ने भी कहा है तुम डिवीजन 2 की लकी स्टार हो। सबको तुम्हारा साथ अच्छा लगता है। बेला दिल से खुश थी। पहले उसे लगता था कि काव्या ये प्रोफेशन नहीं झेल पाएगी, लेकिन आज उसे यकीन हो गया था कि वो न सिर्फ बनी है, बल्कि बहुत ही काबिल बनी है। अब अगला स्टेप ये है कि अर्जुन दास पर सीक्रेट निगरानी रखी जाए। जैसे ही वो कोई मूवमेंट करता है, हम उसे पकड़ लेंगे। बेला ने काव्या की तरफ देखा, जो अभी भी सफेद कोट पहने हुए थी, और बोली, जब सब निपट जाए तो बाहर कुछ अच्छा सा खाते हैं, थोड़ा सेलिब्रेट कर लेते हैं। आज नहीं, मैं आज रात घर जाना चाहती हूँ। काव्या ने उसके उत्साह से भरे चेहरे को देखते हुए कहा, जब मर्डर पूरी तरह पकड़ लिया जाए तब सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है, तो आज घर जाकर अच्छा सा रेस्ट करो। बेला का चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। मास्टर ने बताया कि अक्षय अवस्थी वाला केस इतना सिंपल नहीं लग रहा। अभी तो सेलिब्रेट करने का टाइम नहीं है। फिर वो थोड़ी रुकी और हल्की सी निराशा से बोली, पता नहीं हमारे मुंबई को क्या हो गया है। रात को जरा ध्यान से रहना। अब शांति जैसा कुछ नहीं रह गया। काव्या ये बात बेला से नहीं कह सकती थी कि वो एक नॉवल की दुनिया में रह रही है जहां शांति या उथल पुथल लेखक के मूड पर डिपेंड करता है। उसे याद था
कि ओरिजिनल कहानी में अक्षय की मौत के अलावा कोई मर्डर नहीं हुआ था, क्योंकि उस समय की काव्या ने फॉरेंसिक का काम छोड़ दिया था। लेकिन अब जब वो इस प्रोफेशन में बनी हुई है तो शायद आगे और भी बहुत से केस झेलने होंगे। उसका दिल बोझिल हो गया। शवों की ऑटोप्सी लैब में जाना अब भी उसे घर लौटने से बेहतर लगता था। जैसे ही वो कपूर विला में दाखिल हुई, वही आवाज सुनाई दी जिससे वो सबसे ज्यादा डरती थी। तुम्हें याद है कि तुम्हारा भी कोई घर है? मीरा कपूर ड्राइंग रूम में सोफे पर बैठी थी और जैसे ही उसकी नजर काव्या पर पड़ी, उसकी आंखों में नफरत सी चमक गई। माँ, काव्या बहुत दिनों बाद घर आई है। आप ऐसा मत कहिए। निहारिका का बड़ा भाई ज्ञान कपूर उसकी ओर आया और थोड़ी नरमी से बोला, काव्या, मुझे पता चला कि तुमने अक्षय अवस्थी का केस हैंडल किया। हाँ भैया। क्या आप भी उस फ्रेंड्स गैदरिंग में गए थे? नहीं, उस दिन ऑफिस में कुछ इमरजेंसी थी। आदित्य और अभी कोहली गए थे। मैं अक्षय से ज्यादा बात नहीं करता था तो नहीं गया। ज्ञान तारांकन ने गहरी सांस ली, लेकिन निहारिका और अक्षय बहुत क्लोज थे। वो पार्टी में गई थी और अभी अभी पुलिस स्टेशन से लौटी है। ऊपर अपने कमरे में है। ओह, निहारिका अब कैसी है? काव्या ने बोलना शुरू ही किया था कि मीरा कपूर ने घूरते हुए टोका, वो तुम्हारी छोटी बहन है। ओह, मेरी छोटी बहन कैसी है? काव्या तारांकन ने बिल्कुल बेरुखी से कहा। उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। मीरा कपूर थोड़ी चौंकी, शायद उसे काव्या से इस तरह की प्रतिक्रिया की उम्मीद नहीं थी। लेकिन उसने जल्दी से अपनी नाराजगी फिर से चेहरे पर ओढ़ ली और बोली, मैंने पहले ही कहा था कि ये फॉरेंसिक वाला काम छोड़ दो। अशुभ होता है। माँ, आप ज्यादा बोल रही हैं। इसमें काव्या की क्या गलती? ज्ञान अपनी माँ की ऐसी सोच से थोड़ा परेशान हो गया था। अब उसे भी समझ में आ रहा था कि काव्या क्यों घर आना पसंद नहीं करती। जो भी हो, अगर नौकरी नहीं छोड़ी तो मुझे अपना चेहरा मत दिखाना। मीरा कपूर और बहस नहीं करना चाहती थी, उसने काव्या को घूरा और अपने कमरे में चली गई। काव्या, तुम। ज्ञान ने ठंडी सांस लेते हुए उसका सिर सहलाया। माँ थोड़ी पुरानी सोच की है। अगर तुम्हें ये प्रोफेशन सच में पसंद है तो मैं पापा और माँ को समझाने में तुम्हारी हेल्प करूंगा। काव्या ने उसकी आंखों में देखा जो उसकी आंखों जैसी ही थी और उसमें इस बार सच्ची चिंता झलक रही थी। ट्रांसमिग्रेट होने के बाद पहली बार उसे अपने परिवार से कोई अपनापन महसूस हुआ। थैंक यू भैया, काव्या ने मुस्कुराकर कहा। मैं निहारिका से मिलने जा रही हूँ। ठीक है, मैं नीचे ही हूँ। जरूरत हो तो बुला लेना। ज्ञान को लगा कि उसकी बहन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार हो गई है। काव्या तारांकन ने गहरी सांस ली और निहारिका के कमरे के दरवाजे पर नॉक किया। आ जाओ। कमरे से बेहद कमजोर आवाज आए। लगता था कि अक्षय अवस्थी की मौत का असर निहारिका पर काफी पड़ा था। 13 इंटर्न फॉरेंसिक डॉक्टर, तुम यहाँ क्यों आए हो? निहारिका ने जैसे ही काव्या को कमरे में आते देखा, वो चौंक गई और जल्दी से बिस्तर पर उठकर बैठ गई। लेटी रहो। काव्या को उसकी सूजी हुई आंखें देखकर अच्छा नहीं लगा। निहारिका का चेहरा हमेशा से नाजुक और सुंदर था, लेकिन इस वक्त वो और भी टूट चुकी, कमजोर और बेबस लग रही थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? निहारिका का लहजा थका हुआ था, उसमें आमतौर पर रहने वाली चुभन नहीं थी। मुझे अक्षय के बारे में कुछ और जानना था। काव्या अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाई थी कि निहारिका तारांकन ने बीच में ही टोक दिया। तुम्हें क्या लगता है तुम कोई पुलिस ऑफिसर हो? निहारिका की भौहें सिकुड़ गईं। उसे काव्या का सवाल पूछने का अंदाज पसंद नहीं आया। मैं तो पहले ही पुलिस स्टेशन में अपना बयान दे चुकी हूँ। अगर तुम्हें इतना शौक है तो जाकर वहां की रिपोर्ट पढ़ लो। यहाँ आकर दिमाग मत खाओ। वो साफ तौर पर चिढ़ी हुई थी। काव्या से बात करना वैसे भी उसे कभी पसंद नहीं था। मैं सिर्फ सवाल कर रही हूँ, झगड़ा नहीं। काव्या ने शांत लहजे में कहा, मैं बस ये जानना चाहती हूँ कि उस रात पार्टी में कौन कौन था। निहारिका ने गहरी सांस ली और धीमी आवाज में बोली, मैं मायरा के साथ गई थी। मुझे अक्षय के सारे दोस्त नहीं जानते। वहां 3 लोग ऐसे थे जिन्हें मैंने पहले कभी नहीं देखा। हाँ, आदित्य और अभी भी थे जिनसे तुम पिछले बार मिली थी। काव्या उसके चेहरे के हाव भाव देख रही थी। उसे लग रहा था कि निहारिका झूठ नहीं बोल रही। कुछ अनबन हुई थी क्या उस रात? काव्या ने फिर पूछा। किस बात की अनबन? निहारिका थोड़ी असहज हुई, फिर धीरे से बोली, हम सब दोस्त थे। माहौल बहुत ही अच्छा था। किसे पता था? उसकी आवाज कांप गई। मायरा का तो एक ही भाई था और दोनों बहुत करीब थे। ऐसा हादसा कैसे हो गया? काव्या ने टेबल से कुछ टिश्यू उठाकर निहारिका को थमा दिए। मैंने अक्षय की ऑटोप्सी में हिस्सा लिया था, इसलिए चाहती हूँ कि तुम उस शाम की हर बात अच्छे से याद करो।
हम सब चाहते हैं कि कातिल को जल्द से जल्द पकड़ा जाए, है ना? निहारिका के चेहरे पर एक झटका सा आया। वो थोड़ा हैरान होकर बोली, ये तो नामुमकिन है। मायरा तारानकन ने कहा था कि उन्होंने शहर के सबसे अनुभवी फॉरेंसिक डॉक्टर को बुलाया है। फिर तुम कैसे? वो मेरे मास्टर हैं। मैं बस उनकी असिस्टेंट थी। काव्या ने ठंडे स्वर में जवाब दिया। उसकी छोटी बहन अब भी उसे छोटा और तुच्छ समझती थी। निहारिका ने टिश्यू से आंखें पोंछीं और पूछा, क्या तुमने मायरा से मुलाकात की? एक बार शमशान में। वैसे हम पहले भी ज्यादा नहीं मिले, इसलिए उसने मुझे पहचाना नहीं। काव्या तारानकन ने जवाब दिया। उसने निहारिका के चेहरे पर हल्की राहत की परछाई देखी, जैसे उसके प्रोफेशन से अब भी शर्माती हो। काव्या के होठों पर एक कड़वा सा मुस्कान आ गया। वो कैसी है? निहारिका की आंखों में हल्की चिंता झलक रही थी। ठीक नहीं, बहुत टूटी हुई लग रही थी। भाई को खोने के बाद कौन ठीक रह पाता है? काव्या ने बिना लाग लपेट के कहा। अब वो निहारिका की दिखावटी सहानुभूति से डरती नहीं थी। इसलिए तुम जरा ध्यान से सोचो, अगर तुम वाकई चाहती हो कि अपनी दोस्त की मदद करो तो याद करो, क्या उस दिन कुछ अजीब हुआ था? निहारिका थोड़ी देर चुप रही, फिर धीमे स्वर में बोली, वाकई कुछ अजीब नहीं था। अक्षय का स्वभाव बहुत अच्छा था और वो सबके साथ घुल मिलकर बात करता था। किसी से कोई झगड़ा नहीं था। क्या वो उस रात खुश था? काव्या ने अपना फोन निकाला ताकि कुछ जरूरी बातें नोट कर सके। हाँ, खुश लग रहा था, लेकिन उसने थोड़ी ज्यादा पी ली थी। आखिर में अवस्थी परिवार का ड्राइवर उसे लेने आया था। फिर निहारिका ने थोड़ी उत्सुकता से पूछा, क्या तुम्हें पता है कि वो ड्राइवर अब कहाँ है? मैंने सुना है कि पुलिस कह रही थी वो गायब हो गया है। गायब? काव्या एकदम चौंक गई। वो तो अभी कैप्टन राजेश खन्ना से ये बात पूछने वाली थी, लेकिन उससे पहले ही निहारिका ने कह दिया। क्या तुम्हें लगता है कि ड्राइवर ही? काव्या ने जानबूझकर सवाल अधूरा छोड़ा। वो निहारिका की प्रतिक्रिया से अक्षय की मौत की असली वजह को परखना चाहती थी, क्योंकि ओरिजिनल नॉवल में अक्षय की मौत के बारे में साफ कुछ नहीं लिखा था। लेकिन निहारिका जो उस कहानी की लीड थी और मायरा की सबसे अच्छी दोस्त थी, उसे सब कुछ याद होना चाहिए था। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो ड्राइवर तो अवस्थी ग्रुप में बहुत पुराना एम्प्लॉय था। उसने ही अक्षय को बड़ा होते देखा है। वो उसे कभी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। निहारिका ने यकीन के साथ कहा। उसे याद था, पिछली जिंदगी में अक्षय का मर्डर एक किडनैपिंग के दौरान हुआ था। वो एयरपोर्ट जाते वक्त अगवा हुआ था और उस समय निहारिका ने ही मायरा से कहा था कि अक्षय को अकेले नहीं जाना चाहिए, ड्राइवर को साथ ले जाना चाहिए। लेकिन इस जिंदगी में तो सब कुछ पहले ही बदल गया था। काव्या फॉरेंसिक डॉक्टर बनी रही थी और कई घटनाओं की दिशा अब उसकी वजह से बदल रही थी। पर फिर भी कुछ घटनाएं ऐसी थीं जो शायद किसी नियति की तरह बार बार लौटती थीं, जिन्हें कोई नहीं बदल सकता। आराम कर लेना और अगर वक्त मिले तो मायरा से मिलाना। मुझे नहीं लगता वो इतनी जल्दी इस सदमे से उबर पाएगी, काव्या ने नर्म लहजे में कहा। निहारिका का चेहरा फिर सख्त हो गया। मुझे पता है, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं। काव्या ने कंधे उचकाए। वो बहस नहीं करना चाहती थी, बस चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई। जैसे ही वो सीढ़ियां उतर रही थी, यान की आवाज आए, कैसी है वो? ठीक है, काव्या ने सीधा जवाब दिया और फिर बैग उठाते हुए बोली, भाई मैं पुलिस स्टेशन वापस जा रही हूँ। यान को उसकी हालत देखकर बुरा लगा। पापा थोड़ी देर में आ जाएंगे, रात का खाना साथ में खा लेते हैं। काव्या के होठों पर कड़वा सा मुस्कान उभर आया। रहने दो भैया, इस घर में आप छोड़कर शायद ही कोई है जो मेरे साथ खाना खाना चाहे। ज्ञान को उसकी बात चुभ गई। ऐसा मत कहो, चलो आज घर पे खाना खाते हैं। मैं खुद खाना बनाऊंगा। काव्या कुछ कहने ही वाली थी कि तभी उसका मोबाइल बज उठा। उसने देखा, कॉल उसके मास्टर डॉक्टर सुदर्शन निगम की थी। हेलो मास्टर तारानकन। काव्या, पुराने शहर के पिछले गली में नदी के पास एक पुरुष की लाश मिली है। मुझे अभी कुछ और काम है, तुम पहले वहां पहुंचो। डॉक्टर निगम ने स्थान समझाया और काव्या ने एक पल की देरी किए बिना हामी भर दी। भैया, मुझे पुलिस स्टेशन के काम से जाना है, वो कहते हुए बाहर की ओर बढ़ी। ज्ञान ने फौरन चाबी उठाए और उसके पीछे भागा। मैं छोड़ देता हूँ, यहाँ से टैक्सी मिलना आसान नहीं है। काव्या ने मना नहीं किया। पुराना शहर दूर था और टैक्सी से समय बर्बाद होता। गाड़ी में बैठते ही ज्ञान ने पूछा, क्या फिर कोई लाश मिली है? हाँ, इस बार नदी से निकाली गई है। हाल ही में शहर में कई हत्याएं हुई हैं। तारानकन ज्ञान उसकी बेचैनी भरी आंखों को देख रहा था। काव्या, तुम्हें डर नहीं लगता? काव्या मुस्कुरा दी।
भैया, आप किसी फॉरेंसिक डॉक्टर से पूछ रहे हैं कि उसे लाश से डर लगता है? उसने हल्के अंदाज में कहा। चिंता मत करो, मैं प्रोफेशनल हूँ। अच्छा, तो फिर आज मैं भी देखता हूँ कि मेरी बहन कहाँ और कैसे काम करती है। मैं भी साथ चलूंगा। ठीक है, लेकिन थोड़ी दूरी बनाकर रहना। पानी से निकली लाशें अक्सर देखने में बहुत भयानक होती हैं। ज्ञान ने हंसते हुए कहा, तुम लड़की होकर नहीं डरती, तो मैं तो मर्द हूँ। डर किस बात का? काव्या को याद आया पुनर्जन्म से पहले उसने एक बार जली हुई लाश देखी थी। उस वक्त तो कई पुलिस वाले तक उल्टी करके बाहर भाग गए थे। अब देखना था कि ज्ञान का हौसला कितना टिकता है। जैसे ही वे उस सुनसान गली में पहुंचे, वहां लगभग कोई भीड़ नहीं थी। ज्ञान और काव्या दोनों कार से उतरे। थोड़ा आगे एक जाना पहचाना चेहरा खड़ा था। राजवीर सिंघानिया। ज्ञान ने आगे बढ़कर पूछा। ज्ञान, और ये तुम्हारी बहन? राजवीर चौंक गया। इतनी सुनसान जगह पर इन दोनों को एक साथ देखकर उसे अचरज हुआ। तारांकन डॉक्टर। काव्या कैप्टन राजेश खन्ना औजारों का बॉक्स लिए उनकी ओर आया। कैप्टन राजवीर, ये हमारी ब्रांच की फॉरेंसिक डॉक्टर हैं काव्या। राजेश खन्ना ने राजवीर की हैरानी देखी और मुस्कुराकर कहा, हालांकि ये छोटी हैं लेकिन बेहद काबिल हैं। डॉक्टर निगम की सबसे पसंदीदा स्टूडेंट हैं। आप निश्चिंत रहिए, मैं इनकी काबिलियत की गारंटी लेता हूँ। आप फॉरेंसिक डॉक्टर हैं। राजवीर को पता था कि काव्या पुलिस विभाग में काम करती है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि उनकी मुलाकात ऐसी हालत में होगी। इंटर्न फॉरेंसिक डॉक्टर, काव्या ने विनम्रता से जवाब दिया। भैया, आप लोग बात करिए, मैं पहले घटनास्थल के नोट्स ले लूं। काव्या ने राजेश खन्ना से बॉक्स लिया और नदी की ओर बढ़ गई। राजवीर कुछ देर काव्या को जाते हुए देखता रहा, फिर बोला, ज्ञान, तुमने कभी बताया ही नहीं कि तुम्हारी बहन फॉरेंसिक डॉक्टर है। ज्ञान थोड़ा मुस्कुराया। असल में काव्या खुद ही इस फील्ड में आना चाहती थी, पर परिवार को ये मंजूर नहीं था। काफी नाखुशियां हुई थीं उस वक्त। फिर उसने गहरी सांस ली, लेकिन अब लग रहा है मेरी छोटी बहन सिर्फ डॉक्टर नहीं बनी, एक काबिल डॉक्टर बन चुकी है। पोस्टमार्टम रूम। क्या आप एक दूसरे को जानते हैं? कैप्टन राजेश खन्ना ने मुस्कुराते हुए ज्ञान से पूछा, जब उसने उसे और राजवीर सिंघानिया को बात करते सुना। क्या आप डॉक्टर काव्या के बड़े भाई हैं? जी, और आपकी टीम का धन्यवाद कि आप लोग काव्या का इतना ख्याल रखते हैं। ज्ञान ने सामने खड़े अनुभवी पुलिस अधिकारी की तरफ विनम्रता से हाथ मिलाया। राजेश खन्ना मुस्कुरा दिए। अरे भाई साहब, आपकी बहन को हल्के में मत लीजिए। हमारी ब्रांच में कोई भी डॉक्टर काव्या की प्रोफेशनलिज्म पर शक नहीं करता। अगर मेरी बेटी होती तो मैं उसे पूरा सपोर्ट करता। तारांकन ज्ञान को थोड़ा अचरज हुआ, फिर उसने मुस्कुराकर कहा, सच कहूं तो मैंने कभी काव्या को काम करते नहीं देखा। वो राजवीर की ओर मुड़ा। राजवीर, क्या मैं वहां जाकर देख सकता हूं? बिल्कुल, ये असली अपराध स्थल नहीं है, कोई सुराग नहीं छूटा। राजवीर ने भी काव्या की ओर देखा, जो पहले ही सफेद कोट पहनकर शव की जांच में जुटी थी। तीनों पास गए और देखा, काव्या बड़े ही सधे हुए हाथों से पानी से निकाले गए सड़े गले शव की जांच कर रही थी, और बगल में खड़े पुलिसकर्मियों को नोट्स डिक्टेट कर रही थी। फेफड़ों में पानी है और शव बहुत बुरी हालत में है। चेहरा सूजा हुआ है, छाती और पेट फूले हुए हैं। मृत्यु का समय 5 से 7 दिन पहले का लगता है। छोटे कद की काव्या एक लंबे और फूल चुके शव के सामने झुकी हुई थी। दृश्य अजीब था, पर उसका आत्मविश्वास अडिग। राजवीर तारांकन ने गौर किया कि काव्या की आंख तक नहीं झपकी। सच में उसमें एक फॉरेंसिक डॉक्टर वाली प्रोफेशनल ठहराव था। हालांकि वो खुद शव से थोड़ी दूरी पर खड़ा था, बदबू फिर भी तीव्र थी। राजवीर तारांकन ने हल्का सा मुंह मोड़ा और फिर ज्ञान की ओर देखा। सब ठीक है। उसने देखा कि ज्ञान का चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसे उल्टी करने मन हो रहा था, लेकिन उसकी बहन तो पलक तक नहीं झपका रही। ज्ञान ने मुश्किल से खुद को रोकते हुए कहा, मैं गाड़ी में जाकर बैठता हूँ, कहीं काव्या के काम में रुकावट न बन जाऊं। वो तुरंत मुड़कर तेजी से कार की ओर भाग गया। कैप्टन खन्ना हंस दिए, हा हा हा, बहन का भाई फिर भी ठीक निकला। 2 पुलिस वाले तो अभी शव निकालते ही उल्टी कर चुके हैं। राजवीर भी मुस्कुराया, सच कहें तो हर कोई ऐसे शवों को देखकर सामान्य नहीं रह सकता। तभी एक पुलिसकर्मी ने आकर कहा, कैप्टन, मृतक की पहचान हो गई है, ये अक्षय अवस्थी के ड्राइवर अमित अरवल की लाश है। क्या ये तो नामुमकिन है? राजेश खन्ना ने फाइल देखते हुए माथा सिकोड़ लिया। कल ही तो कहा गया था कि अमित अरवल ने अक्षय को होटल तक छोड़ा था, तो फिर ये लाश इतनी सड़ी गली कैसे? राजवीर ने गंभीरता से कहा, अगर अमित अरवल ने कल रात अक्षय को छोड़ा होता तो मौत उससे पहले नहीं हो सकती।
और इस शव में तो कई दिन पहले की मौत के लक्षण हैं। इसका मतलब कल रात जो व्यक्ति अक्षय को लेकर गया था वो अमित अरवल था ही नहीं। और अब एक नई उलझन थी। राजेश खन्ना उत्तेजित हो गए, यानी अब हमारे पास नया संदिग्ध है। जो भी व्यक्ति अक्षय को रात में पिक करके ले गया वही इस केस की सबसे बड़ी कड़ी हो सकता है। तभी काव्या दस्ताने उतारते हुए उनके पास आए। कैप्टन, बाकी प्रक्रिया पोस्टमार्टम रूम में होगी। मैं अब सीधे वहां जा रही हूं, मास्टर को रिपोर्ट कर दूंगी। ठीक है, मैं भी अब स्टेशन लौटता हूं। ये केस सीधे अक्षय की मौत से जुड़ता दिख रहा है। मैं सारे सुरागों को जोड़कर राजवीर को सौंप दूंगा। राजेश खन्ना ने काव्या की ओर देखते हुए कहा, डॉक्टर काव्या, मैं आपको कैप्टन राजवीर से मिलवाना चाहता था, पर लगता है आप लोग पहले से जानते हैं। काव्या थोड़ी झेप गई, जी 2-3 बार मुलाकात हो चुकी है। तो फिर बढ़िया है, आगे केस में सहयोग आसान रहेगा। राजवीर अभी हाल ही में प्रांतीय ट्रांसफर से आए हैं, अब कुछ समय हमारे साथ ही रहेंगे। अक्षय अवस्थी के केस को अब ये हैंडल करेंगे, आपसे सहयोग की उम्मीद है। जी जरूर, काव्या ने फीकी मुस्कान दी। मन में कोस रही थी। उसे पता था कि अब वो दूसरे पुरुष पात्र के साथ जुड़ती जा रही है। काश ये बस नायिका निहारिका को पसंद करता रहता तो शायद काव्या की जिंदगी आसान रहती, वरना उसकी तो बैंड बज जाएगी। कहीं वो बलिदान नहीं हो जाए, यही सोचकर परेशान हो रही थी। राजवीर के सख्त चेहरे को देख काव्या को बेचैनी हुई। अगर ये उसके काम में रोड़े अटकाने लगा तो दिन मुश्किल हो जाएंगे। कैप्टन, आप स्टेशन लौटिए, मैं डॉक्टर काव्या को पोस्टमार्टम सेंटर छोड़ देता हूँ, राजवीर तारांकन ने कहा और काव्या की ओर देखते हुए मुस्कुराया। उसे साफ लग रहा था कि काव्या उससे दूर रहना चाहती थी, पर यही बात राजवीर को और दिलचस्प लगी। जिस लड़की ने सड़ी लाश देखकर आंख तक नहीं झपकाए, वो मेरी मौजूदगी से घबरा रही है। अब तो इस केस में और मजा आएगा, और इसे परेशान करने मजा आएगा। इसकी चोरी पकड़ी गई, मेरा भाई वहीं मेरा इंतजार कर रहा है। मैं आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी कैप्टन राजवीर। काव्या जाने ही वाली थी कि राजवीर सिंघानिया ने उसे रोक लिया। बेहतर होगा कि आप मेरी गाड़ी में चलें। आपके शरीर से अभी भी सड़ी लाश की दुर्गंध आ रही है और ज्ञान की हालत अभी ठीक नहीं लग रही थी। राजवीर की मंशा साफ थी, वह उसे सहज महसूस कराना चाहता था। ठीक है, मैं जाकर भाई को बता देती हूँ। काव्या अब कुछ नहीं बोली और उसकी बात मान गई। जब ज्ञान ने अपनी बहन को गाड़ी की ओर आते देखा, वो तुरंत बाहर निकल आया। काव्या, हो गया सब। मैं तुम्हें घर छोड़ूं या पुलिस स्टेशन? उसने पानी की बोतल से एक घूंट लिया। चेहरा थोड़ा बेहतर दिख रहा था। भाई, अभी अभी तो तुम्हारा चेहरा पीला पड़ गया था, सब ठीक है? काव्या तारांकन ने चिंता जताई। कुछ नहीं, ज्यादा बस झटका सा लग गया था। ज्ञान तारांकन ने उसकी तरफ स्नेह से देखा। अगर तुम्हें पसंद नहीं है ये काम तो छोड़ दो, मैं हर महीने खर्च भेज दिया करूंगा, बस खुद को इतना मत थकाओ। काव्या मुस्कुरा दी। भाई, परेशान मत हो, मुझे ये काम सच में पसंद है। तुम घर जाओ, मैं राजवीर के साथ पोस्टमार्टम लैब जा रही हूँ। राजवीर, वो ठीक लड़का है। ज्ञान ने उसकी ओर नजर डाली जो थोड़ी दूर खड़ा था, पर तुम लड़की हो, थोड़ा फासला रखना सही होता है। अगर कभी किसी पर बहुत भरोसा हो जाए तो पहले मुझे मिलवाना, मैं पहचान लूंगा वो कैसा इंसान है। काव्या को अपने भाई की मां जैसी चिंता पर हंसी आ गई। ठीक है भाई, वैसे भी मैं तो रोज मुर्दों से डील करती हूँ, जिंदा लोगों पर भरोसा करने का टाइम नहीं है। ज्ञान ने सिर हिलाया और चला गया। जैसे ही उनकी गाड़ी गई, राजवीर उसकी ओर चला आया। आपके और आपके भाई के बीच काफी अच्छी बॉन्डिंग है, राजवीर ने कहा जब उसने उसे हल्का मुस्कुराते देखा। हाँ, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं। काव्या का चेहरा खिल गया। चले कैप्टन राजवीर, चलिए पोस्टमार्टम लैब में बॉडी की जांच करते हैं। राजवीर ने एक हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। इतनी सारी इनविटेशन मिली होंगी जिंदगी में, पर पोस्टमार्टम का न्योता पहली बार मिला था। पोस्टमार्टम कक्ष, शव पहले ही वहां पहुंच चुका था। काव्या ने जल्दी से सफेद कोट, मास्क और दस्ताने पहन लिए। कैप्टन, आप भी मास्क लगा लीजिए और थोड़ा दूर खड़े रहिए, बदबू थोड़ी तेज होगी। राजवीर ने मास्क पहना पर पीछे नहीं हटा। मैं साथ में रहूंगा, आपकी असिस्टेंस करूंगा। ठीक है, तो ये पहन लीजिए। काव्या ने हरे सर्जिकल गाउन की ओर इशारा किया। उसे अंदर ही अंदर देखने का मजा आ रहा था कि ये राजवीर कितना झेल पाएगा। राजवीर ने कोट पहना और पास खड़ा हो गया, पर जैसे ही उसने काव्या को सिर की खाल काटते हुए देखा, उसके चेहरे के भाव सख्त हो गए। वो लड़की जो एकदम मासूम, शांत और साधारण सी लगती थी, अब एकदम प्रोफेशनल अंदाज में एक सड़े हुए शव की खोपड़ी की जांच में पूरी तरह डूबी थी।
अगर ये दृश्य इतना विचलित करने वाला न होता तो काव्या की लगन और खूबसूरती एक चित्रकार का सपना होती। सिर तो ठीक है, पर पेट की जांच करना थोड़ा मुश्किल होगा, शव काफी सड़ा हुआ है। काव्या ने राजवीर की हल्की सी सिकुड़ी भौहों को देख लिया। नाक की नली में गाद जमा है, टेम्पोरल बोन में ब्लीडिंग है और आंखों के पीछे रक्तस्राव है। मृत्यु का कारण डूबना लगता है। राजवीर की आंखों में शक देखकर काव्या ने पूछा, क्या मृतक की पहचान हो चुकी है? हाँ, अमित अरवल यानी अक्षय अवस्थी के ड्राइवर। उसका यहाँ कोई परिवार नहीं है, हमने उसके परिवार को दूसरे राज्य में सूचना दे दी है। राजवीर तारांकन ने जवाब दिया। भागने की कोशिश और फिर एक टकराव। अक्षय अवस्थी का ड्राइवर, ये कैसे हो सकता है? काव्या की आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। क्या उसने कल रात अक्षय से मुलाकात नहीं की थी? मौत का समय तो मेल ही नहीं खा रहा। अमित पहले ही मारा जा चुका है। राजवीर सिंघानिया ने सड़े गले शव की तरफ देखते हुए कहा। अब कोई यह साबित नहीं कर सकता कि कल रात जिसने उसे देखा वह वास्तव में अमित अरवल ही था। तो फिर कल रात जो अक्षय को लेने आया था वो कातिल था। काव्या थोड़ी देर चुप रही, फिर बोली, क्या होटल की सीसीटीवी में कुछ रिकॉर्ड हुआ है? राजवीर तारांकन ने सिर हिलाया। कातिल में तकनीकी समझ है। होटल की फुटेज डिलीट कर दी गई है और गाड़ी का ब्लैक बॉक्स भी नदारद है। हालांकि मौत पानी में डूबने से हुई है, पर शरीर पर संघर्ष के कोई साफ निशान नहीं है। लगता है कि उसे होश में रहते हुए ही नदी में फेंका गया था। काव्या तारांकन ने कहा, साथ ही साथ वो नोट्स भी बना रही थी। क्या तुम पता लगा सकती हो कि उसे बेहोश कैसे किया गया? राजवीर तारांकन ने उससे पूछा। जरूर, लेकिन इसके लिए हमें उसका रक्त और पेट की सामग्री की जांच करनी होगी। काव्या ने जैसे ही मृत शरीर का पेट चीरने के लिए चाकू उठाया, उसने एक नजर बगल में खड़े राजवीर पर डाली। कैप्टन, आप थोड़ा पीछे हो जाए। अभी जो होने वाला है वो ज्यादा लोगों के बस की बात नहीं। राजवीर ने बहादुरी का दिखावा नहीं किया और एक दो कदम पीछे हट गया, पर जो उसने अगली पल देखा वो उसके जीवन की सबसे विचलित करने वाली तस्वीरों में से एक बन गई। जैसे ही काव्या का स्केलपल उस हरी पड़ी सूजी हुई त्वचा से टकराया, शरीर के तने हुए चमड़े ने एक फूले हुए गुब्बारे की तरह प्रतिक्रिया दी और फट पड़ा। पीले हरे सड़न वाले तरल की धार जब हवा में उछली और काव्या के लैब कोट पर गिरी, राजवीर का चेहरा एक पल को स्याह पड़ गया। हालांकि काव्या ने सांस रोकने की कोशिश की, फिर भी उस तेज बदबू से उसकी आंखें अपने आप भीग आईं। ये सब उसके लिए नया नहीं था, लेकिन राजवीर के लिए ये उसकी प्रोफेशनल दुनिया की एक बिल्कुल अलग ही झलक थी। मैं पोछ दूं? राजवीर ने पूछा, जैसे वो अपनी उपस्थिति को सार्थक बनाना चाहता हो। लेकिन उसी पल उसे ये भी एहसास हुआ, उसे शायद ही दोबारा कभी पोस्टमार्टम रूम में आना चाहिए। नहीं, कोई बात नहीं, बाद में नहा लूंगी, काव्या तारांकन ने हल्के से मुस्कुराते हुए कहा, फिर उसके चेहरे की परेशानी भांप कर बोली, ये तो कुछ भी नहीं है। अगर ये गर्मियों की तपती दोपहर होती तो कीड़े लाश के अंदर बाहर रेंग रहे होते, तब सबसे मुश्किल होता है। सुनकर राजवीर का मन उलझ गया। वो इस लड़की को जितना समझना चाहता उतना ही उलझता चला जाता। मास्टर आ गए। जैसे ही काव्या ने अपनी प्रक्रिया पूरी की और दस्ताने उतारकर रिपोर्ट लिखनी शुरू की, तारांकन डॉक्टर सुदर्शन निगम लैब में तेजी से दाखिल हुए। मास्टर, लगभग हो गया है, काव्या तारांकन ने उन्हें देखकर कहा। राजवीर तारांकन ने उस आदमी की ओर देखा जो चश्मा पहने करीब 30-35 का लग रहा था। नमस्ते डॉक्टर निगम, मैं राजवीर सिंघानिया, हाल ही में इस ब्रांच में ट्रांसफर हुआ हूँ। नमस्ते, मैंने कप्तान राजेश खन्ना से आपके बारे में बहुत सुना है। सुदर्शन तारांकन ने हाथ मिलाते हुए कहा। युवा है, होशियार है, अब हम सबका काम थोड़ा आसान हो जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। राजवीर तारांकन ने हंसते हुए काव्या की ओर देखा। आपकी स्टूडेंट ने तो पहले ही मेरा नजरिया बदल दिया। हाँ, काव्या मेहनती है और काफी जिम्मेदार भी, अब ये अकेले केस हैंडल कर सकती है, सुदर्शन ने गर्व से कहा। काव्या को थोड़ी शर्म सी आई और उसने झट से विषय बदल दिया। मास्टर, क्या अक्षय की खून की रिपोर्ट आ गई? मैं उसी वजह से लेट हुआ, सुदर्शन तारांकन ने अपनी फाइल बैग से निकालते हुए कहा। चलो बाहर चलकर बात करते हैं, यहाँ बात करना ठीक नहीं। साजिश की सिलवटें। तीनों जब बाहर निकले, सुदर्शन तारांकन ने रिपोर्ट राजवीर को सौंपते हुए कहा, अक्षय के शरीर में एनेस्थीसिया बेहोशी की दवा पाई गई है। राजवीर रिपोर्ट को गौर से पढ़ते हुए बोला, मतलब कातिल ने पहले उसे बेहोश किया फिर किसी ऊंचाई से नीचे फेंक दिया? वो रुककर फिर बोला,
मुझे पूरा यकीन है कि अमित अरवल के शरीर में भी यही दवा होगी। उसे भी बेहोशी की हालत में ही नदी में फेंका गया। अमित अरवल, सुदर्शन एकदम चौंक गए। अभी जो शव देखा वो अमित का था। जी मास्टर, और मौत का समय बता रहा है कि जिसे अक्षय ने आखिरी बार देखा वो शायद अमित था ही नहीं, बल्कि वही असल कातिल था। काव्या तारानकन ने गंभीरता से कहा। राजवीर की आंखों में एक अजीब चमक थी। ये कोई अचानक हुई हत्या नहीं थी। ये एक बहुत ही गहरी, सोच समझकर की गई साजिश थी। कातिल ने और कोई सुराग नहीं छोड़ा है। क्या अब हमें केवल अक्षय अवस्थी के सामाजिक रिश्तों से ही शुरुआत करनी होगी? काव्या तारानकन ने कहा। उसकी नजरें सामने गंभीर खड़े राजवीर सिंघानिया पर टिक गईं। राजवीर ने हल्की सांस छोड़ी। फॉरेंसिक डॉक्टर काव्या, क्या तुम्हारी छोटी बहन निहारिका और अक्षय काफी करीब थे? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन निहारिका और अक्षय की बहन मायरा में अच्छी दोस्ती है, इसलिए मिलना जुलना होता रहता था। काव्या को अब भी समझ नहीं आ रहा था कि राजवीर आखिर पूछ क्या रहा है। निहारिका पर शक। अक्षय की श्रद्धांजलि सभा 3 दिन में है, क्या तुम आओगी? राजवीर तारानकन ने सीधे पूछा। काव्या तारानकन ने तुरंत मना किया। मेरे परिवार के लोग जाएंगे, मैं नहीं। वो जानती थी उस सभा में कहानी के सारे नायक नायिका और सारे मोहरे इकट्ठा होने वाले थे, और वो चाहती थी कि उस पूरे तमाशे से दूर रहे। मेरे साथ चलो, एक दोस्त की तरह। राजवीर का स्वर ठंडा था पर अंदाज दबाव भरा। पुलिस ऑफिसर बनकर जाना उतना सहज नहीं होता, लेकिन अगर दोस्त के रूप में जाओगी तो लोगों से असली बातें निकलवाना आसान होगा। काव्या जानती थी कि राजवीर जो कह रहा है वो सही था, पर पता नहीं क्यों जब भी वो उसके आसपास होता था उसकी सारी योजनाएं गड़बड़ा जाती थीं। और जैसे उसकी सोच को विराम देने आया हो। डॉक्टर सुदर्शन निगम बोले। ठीक है काव्या, अब अक्षय के शौक और उसकी पुरानी आदतों को ध्यान से देखो। इस केस में बहुत कुछ अब भी संदिग्ध है। अब काव्या के पास मना करने की कोई वजह नहीं थी। पुलिस स्टेशन वापस लौटते वक्त काव्या को सामने से बेला खिलखिलाती नजर आए। काव्या, एक बार गैस कर कि आज हमारी डिवीजन 2 में कौन आया है? बेला तारानकन ने आंख मारी। राजवीर सिंघानिया, काव्या तारानकन ने थके से स्वर में कहा। बेला तारानकन ने उसका हाथ पकड़कर खींचा। अबे यार, कैसे पता तुझे? तू तो कह रही थी कि एक बार बस बारबेक्यू वाले दिन बाहर मिले थे। हाँ, सच में वो ही दिन था। आज शवगृह में मुलाकात हो गई थी बस। वैसे वो तुम्हारी डिवीजन में क्यों आया? बेला मुस्कराए, क्योंकि अब वही अक्षय अवस्थी का केस हैंडल करेगा। अखिलेश अवस्थी, जो कि अवस्थी ग्रुप के चेयरमैन हैं, अपने बेटे के निधन से टूट चुके हैं। उन्होंने ही रिक्वेस्ट की थी कि केस राजवीर संभाले। वैसे भी, बेला आगे बोली, राजवीर पहले से ही वसाई कक से जुड़ा एक और केस देख रहा था, तो जैसे ही ये केस हाथ लगा ट्रांसफर फौरन करवा लिया। काव्या की आंखें ठहर गईं। उसे याद आया, मूल कहानी में राजवीर अपने भाई की किडनैपिंग केस पर काम कर रहा था, और अक्षय भी। हाँ, कहानी में एक बार उसका भी अपहरण हुआ था। क्या हो सकता है कि दोनों केसों का कातिल एक ही हो? पर क्यों और कैसे? काव्या का सिर घूमने लगा। उसके पास कोई साफ जवाब नहीं था। कहानी के प्लॉट्स अब उसके काम नहीं आ रहे थे, न ही किताबों का ज्ञान। वैसे अभी कप्तान राजेश खन्ना से सुनकर आई हूं, आज रात राजवीर सबको डिनर पर ले जा रहा है। हमारी डिवीजन की पूरी टीम जा रही है, तू भी चलना। बेला तारानकन ने उसका हाथ पकड़ा। तू खुद पर इतना प्रेशर डालती है, थोड़ा रिलैक्स भी जरूरी है। पर काव्या का मन नहीं था। वो जानती थी जितना ज्यादा वो राजवीर के पास जाएगी उतना ही वो कहानी के केंद्र में उलझती जाएगी। तुम लोग जाओ, मैं डॉर्मेटरी में थोड़ा आराम कर लूंगी। वो जैसे ही कमरे में दाखिल हुई उसका फोन बजा। डॉक्टर काव्या, आप पुलिस स्टेशन में ही हैं ना? फोन पर कप्तान राजेश खन्ना की आवाज थी। जी, डॉम में ही हूँ। काव्या का दिल बैठने लगा। बहुत अच्छा, मैं और राजवीर बाहर गेट पर खड़े हैं। आज वो डिनर दे रहा है और तुम्हारे काम का हैंडओवर भी इसी बहाने डिस्कस हो जाएगा। जल्दी आ जाओ, हम तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। फोन कट गया। काव्या तारानकन ने लंबी सांस ली। अब क्या बचना, जो होगा देखा जाएगा। सफेद स्वेटर पहनकर बैग उठाते हुए काव्या नीचे उतरी। पुलिस स्टेशन के बाहर राजवीर सिंघानिया खड़ा था, कंधे सीधा, चेहरा शांत। कैप्टन राजवीर। काव्या तारानकन ने इधर उधर देखा। कप्तान राजेश खन्ना कहाँ है? वो अपने स्टूडेंट के साथ एक ही गाड़ी में गए हैं। तुम मेरी गाड़ी में चलो, रेस्टोरेंट बुक हो चुका है। राजवीर तारानकन ने दरवाजा खोला, पूरी तहजीब के साथ। काव्या चुपचाप पैसेंजर सीट पर बैठ गई। पूरे रास्ते दोनों चुप थे। तभी राजवीर तारानकन ने एक सीधा सवाल पूछा, तुम बहुत यंग लगती हो।
एक फॉरेंसिक डॉक्टर बनने का फैसला क्यों लिया? काव्या ने खिड़की की ओर देखा। बाहर अंधेरा धीरे धीरे गहराता जा रहा था और भीतर कुछ और सवाल उभर रहे थे। टू बी कंटिन्यूड। आज के लिए इतना हाई दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फ्रेंड्स, नेक्स्ट एपिसोड कम सून। लाइक एंड रिव्यू जरूर दीजिएगा। बाय, टेक केयर।